हेलो एस्पिरेंट। आज आप लोग को जान करके बहुत हैरानी होगा कि आप लोग जो सामान आप मार्केट से खरीद रहे थे आप लोग भी टैक्स दे रहे थे। आप लोग जो कपड़ा पहन रहे थे उसमें भी आप लोग टैक्स दे रहे थे। तो सर, कौन सा टैक्स हम लोग दे रहे हैं, कौन सा टैक्स पिताजी दे रहे हैं, कौन सा टैक्स हमारे दादाजी दिया करते हैं, इसका कंफ्यूजन है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप एक मार्केट से गुड्डे बिस्किट खरीद रहे हैं, दवाई का टैबलेट खरीद रहे हैं, तो आप लोग भी टैक्स दे रहे हैं। आप लोग किताब कॉपी कलम खरीद रहे हो तो सब कोई तुम लोग टैक्स दे रहे हो। तो सर आज क्लियर करिए कि पिताजी जो टैक्स देते हैं वो अलग क्या है और हम जो टैक्स देते हैं वो अलग क्या है। तो इसको आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, टैक्सेशन, यानी कर हम लोग जो देते हैं उसमें कौन सा कर हम लोग देते हैं, कौन सा कर हमारे गार्जियन लोग देते हैं और कितने तरह का कर होता है। तो हम लोग आज टैक्स को समझेंगे और टैक्स स्लैब को समझेंगे और बहुत सारा डिफरेंस समझेंगे कि सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है और इनकम टैक्स क्या होता है और जीएसटी क्या होता है। ये आप लोग को क्लियर होगा तो बहुत बेहतर, और जिनको क्लियर नहीं है उनको आज अच्छे से क्लियर करेंगे। और हम बता दें कि इस चैप्टर का रिलेवेंसी कितना ज्यादा है। इस चैप्टर का रिलेवेंसी इतना ज्यादा है कि बीपीएससी 70th में 2 क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक हेडलाइन पे फोकस करो और गौर से देखो इस हेडलाइन पे क्या कहना चाह रहा है। इंडिविजुअल इज नाउ पेइंग मोर टैक्सेस देन ऑल द कंपनी इंडिया कंबाइंड। कहने का मतलब क्या है भाई साहब? कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो टैक्स दे रहा है, जो इंडिविजुअल व्यक्ति टैक्स दे रहा है, वो सारे कंपनियों को कंबाइन कर दीजिए, उतना टैक्स है। अरे भाई, इतना ज्यादा टैक्स कैसे हो सकता है? कंपनी करोड़ों अरबों का होता है, इंसान कोई कमाता है 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक। ये कह रहा है कि जितने इंडिविजुअल व्यक्ति कमाने वाले हैं उनका टैक्स को जोड़ दीजिए भारत में, और भारत में जितना कंपनी चल रहा है उनका टैक्स को जोड़ दीजिए, तो भारत में जितने कमाने वाले व्यक्ति इंडिविजुअल है उनका टैक्स ज्यादा है। कब का डेटा है ये? एक डेटा हम उठाते हैं 2019 का। 2019 का डेटा देखिए। इन 2019-20 में कॉर्पोरेट टैक्स, यानी जो टैक्स कंपनी के द्वारा पे किया जाता है। कंपनी भी क्या होता है भाई? कंपनी भी आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल होता है। कंपनी भी लिविंग है, बस वो ब्रीद नहीं करता। कितने बड़े फिलोसोफर, इकोनॉमिक्स ने कहा कि कंपनी भी क्या है? एक लिविंग आइडेंटिटी है, लेकिन वो सिर्फ सांस नहीं लेता है। तो कंपनी भी क्या आता है? वो भी एक इंडिविजुअल की तरह आता है, तो वो भी टैक्स दिया। देखो तो 2019-20 में कितना टैक्स दिया? 5,56,876 करोड़। क्या? और उसमें लोग 2023-24 में सरचार्ज कितना था? देखिए 11,56,000 तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि कंपनी जो टैक्स दे रही है, पूरा टोटल कंपनी, भारत में जितना कंपनी ऑपरेट हो रहा है उसका टैक्स को जोड़ दो और जितना इंडिविजुअल व्यक्ति टैक्स दे रहा है वो उससे ज्यादा है। तो सर 2024 का कहानी ना बताइए, ये तो 2019 का कहानी बता रहा हूं। 2024 देखो, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है भाई साहब इंडिविजुअल का। देखिए कहीं कहीं नीचे है 2019-20 में ये कॉर्पोरेट टैक्स का। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ा सा ऊपर था, उसके बाद देखिए हर जगह ग्रीन वाला क्या है? ऊपर। और 2023 में देखिए 2023-24 में क्या हुआ है? माता जी कितना टैक्स ले लिए हैं वो देखिए, 11,56,000, और ये कितना दिया है? 10,42,000। यानी अभी भी हम लोग मोटा मोटी 1.5 लाख टैक्स ज्यादा इंडिविजुअल दिए हैं। जो व्यक्ति 20,000, 25,000, 40,000, जिसका 7 लाख का एनुअल खर्चा, जिसका सैलरी है, जिसका 5 लाख ज्यादा सैलरी है, एनुअल है, उससे भी टैक्स लिया गया है। ठीक है, हम लोग का स्लैब अभी का क्या है? अभी का ना 4 लाख हो गया है। पहले का स्लैब कितना था? 3 लाख था, 2.5 लाख था। तो स्लैब धीरे धीरे बढ़ रहा है कि इतना व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति 2 लाख कमा रहा है, कोई व्यक्ति 4 लाख कमा रहा है, तो उसको इतना टैक्स। पहले का स्लैब और अभी का स्लैब से कंपेयर मत करिए। पहले का स्लैब 2.5 लाख ही था, फिर 3 लाख हुआ, फिर अभी जाकर के 4 लाख हुआ है। तो ये कटिंग्स है। तो ये सब कटिंग्स देखने के बाद समझ में आएगा कि ये टैक्स है क्या, ये टैक्स है क्या। और एक दो डेटा हम आप लोग को दिखाते हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ये डेटा आप लोग को काम आएगा। ये सब डेटा प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इसलिए डेटा हम दिए। ये डेटा से आप लोगों को कंपैरिजन मिलेगा। ये सब देख लो भाई टोनी कि इस बार क्या है। 2023-24 में इंडिविजुअल टैक्स कितना रहा? 11,56,000 करोड़। और कॉर्पोरेट टैक्स कितना रहा? 10,42,830 करोड़। ठीक है, तो ये रहा। अब आते हैं टोटल कितना रहा 2024-25 में। कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आया? पहले इसको देखो, ये तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट लेके इत्मीनान से पढ़ लेना। कॉर्पोरेट टैक्स कितना लिया गया है? तो 12,40,000। अब देखो पर्सनल इनकम टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, जो 7 लाख 8 लाख सलीना कमाने वाला व्यक्ति है, 25-30 हजार, वो कितना किया? 12,90,000। अभी भी ज्यादा है,
अभी भी ज्यादा, यही यही आर्टिकल 2019 में था, 2019 में बहुत ज्यादा हो गया था। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 53,000, अदर टैक्सेस 33,000, उसके बाद टोटल कितना हुआ 25,86,947 ये हमारा क्या है, टोटल टैक्स कलेक्शन है। टोटल टैक्स कलेक्शन, इसको ध्यान देना है, ये डेटा को ध्यान देना है। ये डेटा 2024-25 का टोटल टैक्स कलेक्शन कितना है भाई साहब, तो 25,86,947 करोड़ रुपया ये हमारा का टोटल टैक्स कलेक्शन है। ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखने वाला बात क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स का। ये देखिए यहां से क्यू यहां से सवाल बनने का संभावना है। ठीक है, ये डेटा, थोड़ा सा फिगर डेटा हम इस पे चर्चा करेंगे। अब आता है कि सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स कौन दिया, सवाल बन सकता है, प्रीलिम्स का बन सकता है, कोई ठीक ठाक नहीं है। जब डेटा खेलना है बीपीएससी को, तो हम लोग तैयारी उसकी तरह भी करेंगे, कंसेप्ट भी खेलेंगे, डेटा भी खेलेंगे, खेलो कितना खेलना है। तो आइए, पहला कौन सा कंपनी है, रिलायंस, यहां पर क्यों क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कितना दिया है, तो 25,707 करोड़। सेकेंड, दो को याद रखो ज्यादा से ज्यादा, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा ग्रुप का, वो कितना, 15,000। ठीक है, ये एनर्जी में। अब सवाल हो सकता है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो किस में सबसे ज्यादा दी है टैक्स, तो एनर्जी सेक्टर में, ऑयल में, रिफाइनरी में। ठीक है, तो इस तरह से सोलर में, और सॉफ्टवेयर और सर्विस में टाटा कंसल्टेंसी ये किसमें, सिविल वर्क में भी काम करता है, एविएशन में भी काम करता है, ये भी करता है, रिलायंस भी करता है, लेकिन रिलायंस को एनर्जी में, टाटा कंसल्टेंसी भी एनर्जी में काम करता है। तो इसको कहां मिला है, तो एनर्जी में मिला है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, और यहां पर भी क्यू है। ठीक है, ये डेटा है, पूरा डेटा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीपीटी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाता है। अब ये तो हो गया सर कंपनी का कहानी। अब हम लोग जैसा भी कोई होगा महापुरुष जो टैक्स दिया होगा, तो हमारे अमिताभ बच्चन जी साहब ने कितना दिया है, 120 करोड़ रुपए टैक्स दिया है। ही इज द हाईएस्ट टैक्स पेयर। ठीक है, उसके बाद कौन है, थालापति विजय, साउथ के हीरो। ठीक है, वो है, फिर सलमान खान है थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे कौन है, शाहरुख खान, और फिफ्थ पे विराट कोहली, जिन्होंने अभी रिसेंटली टेस्ट से, और रोहित शर्मा, दोनों ने एक दो दिन बाद आगे पीछे बतिया के दोनों टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करंट का न्यूज है कि विराट कोहली हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट एंड रोहित शर्मा ऑल्सो। तो ये आइडेंटिटी हो गए, ये लोग हो गए, जो कौन से लोग हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, और उधर कौन सा था, रिलायंस कंपनी, जो एनर्जी सेक्टर में लिया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग आपको समझाते हैं इतना कहानी समझने के बाद कि टैक्स भैया है क्या, और टैक्स जरूरी क्यों है। सवाल है, व्हाई द टैक्स इज नेसेसरी। तो कहोगे कि भाई साहब ट्रेन में हम लोग टिकट तो लेते ही हैं, तो ट्रेन में टिकट जो आप ले रहे हो, वो ट्रेन को बनाने में कितना लागत लगा है, वो ट्रेन कहां से आया, चढ़ने के लिए भाड़ा दे दिया, रोड पे गाड़ी तो हम खरीद ही रहे हैं, तो रोड बनाने के लिए पैसा कहां से आया। ठीक है, नली में हम कचरा तो बहा ही रहे हैं, तो नली बहाने के लिए कहां से पैसा आया। तो जो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर में सरकार काम करती है, उसके लिए सरकार को पैसा कहां से मिलता है, तो पैसा सरकार लेती है अपने ही लोगों से। कहती है क्या कि भाई आप कमा रहे हो 1,000 रुपया, हमको उसमें से 100 रुपया दे दो, ताकि जो आप 1,000 कमाए हो उसको आप सही जगह यूटिलाइज कर सको। यानी एक बात हम लोग कह सकते हैं भाई कि टैक्स आर टेकन टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। गलत होगा क्या? अगर मान ले मेरे भैया, अगर आप 1,000 कमा लेते हो तो इसको खर्च कैसे करोगे, कहां खर्च करोगे। मन हुआ तुम्हें खाने का पिज्जा, तो पिज्जा का कॉर्नर ही नहीं होगा, तो कहां से पिज्जा खाओगे। That's why tax is taken। तो पिज्जा का सेंटर बनाने के लिए, पिज्जा के लिए इंफ्रा देने के लिए, मन हुआ तुम्हें कि हम मर्सिडीज बेंज से चलेंगे, तो भैया बेंज से चलने के लिए रोड भी चाहिए, तो रोड कहां से लाओगे, गाड़ी तो खरीद लोगे कमा करके, इंपोर्ट करा लिए, डुकाटी इंपोर्ट करा लिए, ऑडी इंपोर्ट करा लिए। ये ऑडी तो इंडिया में सब ब्रांड अब मिल जा रहे हैं, तो कहां से। तो ये अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे से सरकार इसलिए ले रही है ताकि आपका पैसा का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, आप उस पैसा का रिसोर्सेज में यूज कर सके। तो इसलिए हम लोग, सरकार जो है टैक्स लेने का काम करती है। सरकार इसलिए सब चिल्लाता बहुत है टैक्स टैक्स। अरे भाई टैक्स नहीं देंगे, हाँ ये बात सही है कि जिसके पास पैसा कम है वो टैक्स देगा, तो कितना टैक्स देगा, तो उसके लिए भी तो उपाय है ना। अभी आगे पढ़ाएंगे टैक्स स्लैब, टैक्सेशन देखेंगे हम लोग, डिफरेंस देखेंगे टैक्स सेस एंड सरचार्ज। इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि भाई साहब सेस क्या है,
सेस और सरचार्ज क्या है? टैक्स तो समझ में आता है, सरकार कर लेती है, लेकिन ये सेस क्या लेती है? ये सेस क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स देखेंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम अच्छे से बताएंगे इत्मीनान से, एक भी कंसेप्ट क्लियर किए बिना हम आप लोग को नहीं भेजेंगे, कोई कंसेप्ट अनक्लियर नहीं रहेगा, ठीक है? स्प्राइट पीने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टैक्स देखेंगे, कैपिटल गेन देखेंगे कि किस तरह से कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है, टाइप्स देखेंगे हम लोग। आप लोग को देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्मॉल टर्म कैपिटल गेन, ये बहुत बहुत मतलब प्रीलिम्स में इतना प्यारा प्यारा सवाल बनेगा, इतना प्यारा प्यारा सवाल, और लगेगा कि बस कंसेप्ट क्लियर नहीं था, इस वजह से ये सवाल रह गया, ये सवाल नहीं बन पाया। और फिर इनडायरेक्ट टैक्स देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए टैक्सेशन को समझिए, ये क्या है भाई साहब? ये एक सोर्स है। किसका सोर्स है? सरकार को एक ये सोर्स मिलता है, यानी पैसा का स्रोत है। इट इज अ सोर्स फॉर द गवर्नमेंट। क्यों चाहिए? टू गार्नर द रिसोर्सेज। हमने एक बात बताया ना, ये पैसा क्यों चाहिए? तो आपके रिसोर्सेज को गार्नर करने के लिए। पहाड़ छोड़ देगा तो कैसे चलोगे रोड? तो पहाड़ काट के रोड बनाता है, तो काटने के लिए मशीन लगता है, मशीन खरीदने में पैसा लगता है, लेबर मजदूरी सब कोई लगते हैं। तो हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स में पढ़े थे ना पहला चैप्टर की व्हाट इज रिसोर्सेज। तो जब गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती तो कहां से करेगी? सरकार जीत के चली गई तो कहां से पैसा लाएगी? ठीक है, तो सरकार कहां से लेती है पैसा? हम लोग को टैक्स के फॉर्म में लेती है। देखिए ना, 25,000 करोड़ रुपया, तो वही सब टैक्स लेती है सरकार जाकर के। तब अब सरकार टैक्स ले रही है, फिर भी सोचोगे कि सर सरकार टैक्स ले रही है फिर भी डेवलपमेंट क्यों नहीं है? भाई साहब कम पड़ जाता है डेवलपमेंट। हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल बोरिंग्स करते हैं, हम लोग बाहर से विदेश से पैसा मांगते हैं, हम लोग IMF से पैसा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं। सब अभी आगे बताएंगे हम आप लोग को आगे एड ऑन लेक्चर में कि हम लोग कहां कहां से और पैसा ले रहे हैं। ये 25,000 करोड़ से हम लोग का देश चल जा रहा है क्या? जो हम लोग टैक्स, इसी से काम चल जा रहा है क्या? जो हम लोग जितना टैक्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, देखिए जैसे कि टोटल कलेक्शन हम लोग का टैक्स का कितना था, इससे हम लोग का काम चल जा रहा है क्या? 25 लाख करोड़ जितना भी आ रहा है, इससे हम लोग का काम चल रहा है? काम नहीं चल रहा है। तो जो बिहार का खुद का खर्चा है 3 साढ़े 3 लाख रुपया। तो अब इस तरह से हम लोग को आगे सोचना होगा कि किस तरह से हम लोग टैक्स का आदत बनाए, हम लोग टैक्स दें ताकि हम लोग का वेलफेयर हो सके। चलिए, तो ये होता है टैक्सेशन कैन बी यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कैसे सर? थोड़ा सा समझा दीजिए। एकदम समझाएंगे। टैक्सेशन जो है इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करती है। सर टैक्स लेकर के महंगाई कम होगा, ये बात को समझाइए। देखो, पहले भाई साहब आप कमा रहे थे 100 रुपया, सरकार बोल रही थी 10 रुपया टैक्स दो एट द रेट 10%, दिए, आपके पास बचा 90 रुपया। 90 रुपया, ठीक है, आपके पास बच रहा है 90 रुपया। जब सरकार को अब नेक्स्ट मंथ से, आप नेक्स्ट ईयर से आप कमाने लगे 100 रुपया, आप सैलरी वही था, सरकार बोली 12% लेंगे टैक्स, आपके पास बचा रुपया 88। तो क्या हो गया? आपके पास पैसा। इन्फ्लेशन कम करने का सबसे बेस्ट उपाय क्या है? नहीं, जिनको नहीं पता है वो हमारे पीछे लेक्चर को देगा, बढ़िया से इन्फ्लेशन को समझाया है, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी, एक तरह से सरकार और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, जो बच्चा पढ़ा है बताओ। मॉनेटरी पॉलिसी, इस टूल को, क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, उससे सरकार पैसा को कम करती है मार्केट से। तो सरकार इस तरह से भी तो पैसा कम कर रही है ना, तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये एक कंसेप्ट है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। टैक्स ऑप्शन में दे देगा तो कोई ठीक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चा मॉनेटरी पॉलिसी मार सकता है टिक। अरे भाई वन, दोनों हो सकता है सही, मोर देन 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो टैक्स को छांट नहीं सकते हैं। अब आइए, जिसके लिए सबसे बड़ा डर था कि सर सेस टैक्स ये सब क्या है, टैक्स तो आपको समझ में आ गया कि it is a money which is generated by the central government to maintain the law, services, everything for the people, जैसे कि इनकम टैक्स और GST। अभी बताएंगे इनकम टैक्स क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स है, और ये INT है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है? ये DT है, वो IT है, ठीक है? वो डायरेक्ट टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी आगे क्लियर करेंगे। अब हम लोग का मेन मुद्दा है सर सेस क्या है। सेस क्या होता है? इट इज एक्स्ट्रा टैक्स, ये एक एक्स्ट्रा टैक्स है। सबसे पहले बात को समझिए, जब हम लोग को, जब स्वच्छ भारत मिशन जब लॉन्च हुआ था, तो याद करो कहीं कहीं हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते थे तो नीचे लिखा रहता था स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ भारत सेस। ये क्या होता था? स्वच्छ भारत सेस लेता था 0.1% टोटल बिलिंग पे, ये भी जोड़ कर रखता था उसमें। तो ये क्या था? ये एक किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए लिया जाता है, किसी उद्देश्य के लिए लिया जाता है। उद्देश्य खत्म, शेष का
सेस खत्म। यानी सेस आर टेकन फॉर एनी पार्टिकुलर इवेंट, एनी पार्टिकुलर पर्पस। तो इस एक टारगेटेड स्कीम के तहत लिया जाता है, यानी स्कीम टारगेटेड है, ठीक है, एडुकेशन के लिए। सेकेंड प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना है, सरकार सेस ले सकती है कि हाँ सेस दीजिए। आप लोग कमा रहे हो तो कमाने वाला व्यक्ति ही ना टैक्स दे रहा है, बोल देगा कि आप लोग कमाई में से 20 रुपया दीजिए, ऐसा परसेंटेज सेट करेगा कि 20 रुपया पर एक व्यक्ति पड़ेगा। जिसमें हो सकता है कि अभी जितनी हमारे रोड पे देखते हैं गायों का स्थिति कितना भयावह है, गाय इधर से उधर चले जाती है, ट्रक से कुचल जाती है। उसके बाद देखते हैं रोड के किनारे प्लास्टिक गार्बेज खा रही हैं। सरकार बोले ना कि गौ माता के लिए हम लोग सेस करेंगे, 20 रुपया हर एक व्यक्ति से लिया जाएगा, और 20 रुपया लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गाय के लिए बढ़िया सा एक इंफ्रा बनाएंगे, जहां पर वहां से दूध जो निकलेगा वो भी कम रेट में निकलेगा। ऐसे देखिए 70-80 रुपये दूध हो गया है, तो वहां से ये एक मोनोपोली हो सकता है सरकार का इन अपकमिंग फ्यूचर। एक सजेशन हो सकता है आपका मेंस आंसर राइटिंग के लिए कि सेस इस कार्य के लिए लिया जा सकता है, तो एकदम लिया जा सकता है। देखिए हेल्थ एजुकेशन सेस। तो इस तरह से सर सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज के मतलब होता है एक्स्ट्रा चार्ज। यानी एक्स्ट्रा चार्ज कब हाई किया जाएगा, हाई इनकम वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं। यानी जिस व्यक्ति का इनकम हाई है उनसे क्या किया जाएगा, 10% चार्ज ऑन 50 लाख प्लस इनकम। जिसका महीना का 50 लाख है, ज्यादा है, 50 लाख से है ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा पैसा उसके पास, तो उससे सरचार्ज किया सकता है टू बूस्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द टॉप अर्नर्स। जो बड़े बड़े टॉप अर्नर्स हैं, जैसे कि टॉप अर्नर बिरला हो गए, जैसे कि अंबानी है, रिलायंस, टाटा, ये सब क्या है, टॉप अर्नर है। तो इन लोग तो बिना बोलने दे देता है, ये लोग तो बिना बोलने डोनेट कर देता है, लीजिए। तो सर चार्ज हम लोग के लिए नहीं है। आप लोग जैसे जिसका 7 लाख 8 लाख का पैकेज है, जो महीना का 35,000 40,000 कमा रहा है, उसको सर चार्ज नहीं देना है। सर चार्ज इज अ टाइप ऑफ टैक्स in which it is taken by the person of the top rankers or the top earning person। जब जिनका जो मंथली इनकम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, उनसे लिया जाता है फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सेस आपको हर एक व्यक्ति को देना होता है, हर एक इंडिविजुअल्स को देना होता है, बट सर चार्ज क्या होता है, सेलेक्टेड पर्सन को देने को रहता है, ये हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। चलिए यहां पर बात समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन डायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, अभी हम शुरू किए थे तो क्या बोले थे कि आप एक बिस्किट खरीद रहे हो, आप कोई सामान खरीद रहे हो, तो जब सामान खरीदते हो तो उस पर आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, और जब कोई व्यक्ति टैक्स देता है तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ये एक चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये छोटा सा क्लिप था, आपको डिटेल में बताते हैं। इट इज पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको डायरेक्ट लोगो देते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, सरकार को डायरेक्ट पैसा देंगे, हमारा सैलरी में से, हमारे इनकम टैक्स फाइल रिटर्न में से वो डेटा सरकार को शो होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पे कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। तो इसका उल्टा सोचो, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि बीच में कोई बिचौलिया होगा जो हम लोग का टैक्स कलेक्ट करके और सरकार को देने का काम करेगा। तो एक एग्जांपल से हम इस चीज को समझाते हैं। मान ले भाई साहब तुम पिज्जा खरीदने जाते हो पिज्जा सेंटर में, पिज्जा हट में, तो पिज्जा हट में नीचे क्या लगाता है, टैक्स लगाता है। बोलता है कि 199 का पिज्जा तो है, फाइनल रेट आपका 199 है, लेकिन पिज्जा का कॉस्ट कितना है, 159, बाकी रेस्ट अमाउंट क्या है आपका, टैक्स है। तो पिज्जा वाला पे सरकार ने टैक्स लगाया था, लेकिन पिज्जा वाला क्या किया, हम लोग से टैक्स कलेक्ट किया, यानी बीच में क्या बन गया, बिचौलिया बन गया, ये दलाल बन गया, और हम लोग के बिहाफ में इस प्रोडक्ट पे टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दिया, यानी इट इज अ इंटरमेडियरीज। ये इंटरमेडियरीज है, लाइक सेलर्स, लाइक पिज्जा ओनर्स। पिज्जा ओनर की तरह ये क्या होते हैं, इंटरमेडियरीज होते हैं, जो क्या करते हैं, हम लोग का पैसा खुद के प्रोडक्ट में ऐड करके और सरकार को टैक्स पहुंचाने का काम करता है। बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। यानी जितना भी आप लोग वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, नली गुली टैक्स जितना भी समझते हैं, वो सब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। हम लोग ना देते हैं, होल्डिंग कटाने जाते हैं म्युनिसिपालिटी से, हम लोग कटाते हैं, तो वो सब क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स। यानी आप जो टैक्स सरकार को दे रहे हैं वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है भाई साहब, जो भी सर सामान खरीदते हैं उसे जितना है सब सर सामान, गुड्स एंड सर्विसेज आर द इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सिंपल सा यही याद रखना है। सेंट्रल टैक्स कौन लगाएगा, कोई दिक्कत है तो नहीं, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सेंट्रल टैक्स केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जैसे कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी सेंट्रल का शेयर होता है। ठीक है, जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट भी लगाता है इसलिए, और कस्टम ड्यूटी
ये क्या करता है, ये क्लासिफिकेशन आ जाएगा मेरे भाई कि कौन सा टैक्स सेंटर सरकार लगाती है, कौन सा टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो जीएसटी में दोनों का शेयर होता है, तो इसलिए इसको हम पीला से कर रहे हैं। बाकी लाल लाल वाला जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार लगाने का काम करती है। अब आइए, स्टेट टैक्स कौन कौन लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लगा सकती है, लैंड रेवेन्यू। याद रखिएगा, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार लगाती है। और उसके बाद स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, जब हम आगे इंटर करेंगे तब हम बताएंगे किस तरह से एसजीएसटी काम करता है। लोकल टैक्स, ये इम्पोज्ड बाय लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपैलिटीज। हम लोग भरते हैं ना प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब भरते हैं ना, पानी का बिल जो आता है उस पर वाटर टैक्स हम लोग भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, होल्डिंग टैक्स भरते हैं। तो ये सब क्या है, लोकल म्युनिसिपैलिटीज वगैरह से हम लोग टैक्स भरते हैं। अब आइए, अब हम लोग का टैक्स का नेचर को समझते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स। और क्या होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, क्या है सर, और दूसरा प्रोग्रेसिव टैक्स, और तीसरा रिग्रेसिव टैक्स। हम लोग किस नेचर का टैक्स को अपना रहे हैं भारत में, यहीं पर है कहानी समझने का। आइए समझते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है। ये एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स होता है। एग्जांपल ले लो, अगर मान लो भाई 1 किलो सेब खरीदने जा रहे हो मार्केट में, चलो ना जी, 1 किलो सेब खरीदने जा रहे हो जिस पे तुमको टैक्स लगा 10%। 2 किलो सेब खरीदा 10%। रेट कुछ भी हो हमको नहीं मतलब, हमको टैक्स से मतलब है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, इट इज फ्लैट इनकम टैक्स रेट, फ्लैट रहेगा। ठीक है, तो यानी क्वांटिटी आप कितना बढ़ाते जाओ, टैक्स का अमाउंट, टैक्स का जो रेशियो है वो नहीं बढ़ेगा। 10% था 10% ही रहेगा, 50 किलो भी खरीदोगे 10% ही लगेगा। तो ये क्या है, इट इज अ फिक्स्ड परसेंट रिगार्डलेस ऑफ इनकम लेवल। कोई मतलब नहीं है, इनकम लेवल से कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या होता है, क्वांटिटी जितना है आपका उस पे कोई मतलब नहीं है। टैक्स जो 10 है वो 10 ही लगेगा। कोई क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, बढ़ते जाओ, फिर तो बढ़ते जाओगे टैक्स बढ़ते जाएगा, यही होता है। हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट। अगर आपका इनकम जो है बढ़ते जाएगा, आपको टैक्स बढ़ते बढ़ते जाएगा। अगर अभी आपका इनकम कितना है, अगर आपका इनकम 3 लाख रुपया है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे 5 लाख रुपया हो जाएगा 5% टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि ये तो सिंपल सा फंडा है कि जैसे जैसे टैक्स आपका आपका कमाई बढ़ते जाएगा, टैक्स का लेवल वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रेसिव बोलते हैं। इनकम टैक्स स्लैब इन इंडिया, यही इसका बेस्ट एग्जांपल है, इनकम टैक्स जो हम लोग भरते हैं। रिग्रेसिव क्या होता है, सेम फॉर ऑल अफेक्टिंग द पुअर मोर। ये क्या लिखा है सर, रिग्रेसिव होता है सेम फॉर ऑल अफेक्टिंग द पुअर मोर। सारे के लिए क्या है, टैक्स रेट सेम है। मान लेते हैं भाई साहब कि आप कमा रहे हो 100 रुपया, अगला कमा रहा है 1000। ये गया पिज्जा हट में, इसको बोला कि आपके लिए सर क्या पड़ेगा, 999 का पिज्जा है, इसमें आपको 8% टैक्स लगा है। ये भी क्या है, इसके लिए भी 8% टैक्स लगेगा। अब बताइए, चलिए 10 कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए। इसको भी 10% टैक्स, इसको भी 10% टैक्स। इसको, इसका कमाई का कितना बचा, अब 90 रुपया। इसका कमाई का कितना बचा, इसका कमाई का 10% खर्चा हुआ तो 900 रुपया। सोचिए, तो ये क्या होता है, इट इज रिग्रेसिव टैक्स ना। अमीरों के लिए सही है, क्यों भाई, उसका इतना ज्यादा कमाई है ना कि उसके ऊपर अगर सेम टैक्स लगाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन इसके ऊपर फर्क पड़ना है, ये मर जाएगा। इसके पास अब 90 रुपया ही बचा है, समझे। तो ये रिग्रेसिव टैक्स जो होता है, इट इज नॉट गुड फॉर पुअर, इट इज अफेक्टिंग फॉर पुअर। ये पुअर को अफेक्ट करता है। लाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस, लाइक जीएसटी। जीएसटी तो सबके लिए सेम है ना जी। आप भी खरीदने जाएगा, आपको, आप कुकर खरीदने गए मॉल में, आपको भी वही कुकर पे जीएसटी देना है। अमीर आदमी गया, उसको भी वही सेम देना है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेसिव टैक्स। क्लियर। अब आइए इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स। ये क्या होता है, पर्सनल इनकम अपने इंडिविजुअल्स का इनकम होता है बेस्ड ऑन द स्लैब नोटिफाइड इन द एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। इसको, इस मुद्दे को पढ़ाने का मतलब था ये समझाना। देखिए, एक 0 से 4 लाख तक आपको 0, कोई स्लैब नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख आप लोग को 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%, एबव 24 लाख 30%। यानी आप
24 लाख से ज्यादा कमाएंगे आपको 30% देना है। 1 करोड़ कमाइए, 2 करोड़ कमाइए, 1 अरब कमाइए, कोई लेना देना नहीं है, आपको 30% उसका देना है। ठीक है, तो ये आपका टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है। दूसरा आता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है भाई साहब? कॉर्पोरेट टैक्स होता है कंपनी के द्वारा, जो कंपनी भारत में आइडेंटिटी ले करके वहां पर काम कर रही है, तो वो क्या करेगी? सरकार को टैक्स देगी। सरकार को जो टैक्स देगी उसको बोलेंगे हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनी दिया करती है। इसमें फॉरेन कंपनी भी आएगी, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी दोनों। ठीक है, टर्नओवर जो क्या होता है? सेपरेट रेट फॉर डिफरेंट टर्नओवर लेवल्स फॉर द डिफरेंट कंपनीज। कहने का मतलब है भाई साहब कि अलग अलग कंपनी का टर्नओवर होगा, अलग होगा, किसी का 2 करोड़ होगा, किसी का 4 करोड़ होगा, तो सबका टैक्स स्लैब अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर फिक्स्ड नहीं किया जाएगा, जिसका जैसा टर्नओवर होगा उसके हिसाब से उसको अपना टैक्स रेट्स करना होगा। अब आते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये बड़ा अच्छा है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या था कि बहुत सारा कंपनी क्या करती थी, अपना जो खाता बुक है उसको लॉस में दिखाती थी या फिर बहुत कम प्रॉफिट में दिखाती थी, जिसके वजह से उसको क्या, अब यहां पर हम क्या आपको बताएं कि यहां पर आप लोग को बताएं कि यहां पर हम लोग को टैक्स उसी हिसाब से देना है जितना टर्नओवर है। तो ई क्या करती थी कि ई दिखा देगी कि हमको, हमारा लीजिए हमारा 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इसको हुआ है 500 करोड़ का, तो इस 100 करोड़ पे टैक्स देगा। तो इसीलिए क्या किया सरकार ने, क्या किया कि 15% का, 15% कहां गया भाई साहब? करेंटली 15% का जो मिनिमम आप लोग को देना ही है, चाहे आपका 100 करोड़ हो, आप कंपनी है, रजिस्टर्ड है कंपनी, इंडिया में काम कर रही है, तो आपको देना पड़ेगा 15% तो मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप ऐसे डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा इस बार लॉस हो गया है, हम खाता बुक मेरा खराब हो गया है, इस बार मेरा पर बढ़िया से प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो इट इज अ मिनिमम अमाउंट दैट एवरी कंपनी हैज टू पे टू द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये आइए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या हो गया था? 2020 में इसको एबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आप अपना शेयर देते हैं ना, डिविडेंड और शेयर देते हैं, तो उस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको टैक्स देना होता था। मान लीजिए हम एक कोई कंपनी है, उसका हम डिविडेंड शेयर लिए हुए हैं 2% 4%, तो जब हम उसका शेयर को हम सेल करेंगे ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, जो जिसने सरकार ने 2020 में उसको रद्द कर दिया गया था। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिट बोलते हैं इसको, टैक्स ऑन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। समझिएगा ध्यान से, सिक्योरिटीज आप मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदें, शेयर खरीदें, डेरिवेटिव्स करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसको आपको एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। ये सब छोटा छोटा सा बात है, आप लोग को पढ़ के समझ में आ रहा होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किस पे? सिक्योरिटीज पे है। आपको किस पे देना पड़ता है टैक्स? तो शेयर में खरीदे हैं आप, शेयर मार्केट से करते हैं, स्टॉक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो उसको आप जब सेल और बाई कर देंगे तो आपको टैक्स देना होगा। वेल्थ टैक्स यानी आपको धन के लिए टैक्स, इसको बंद कर दिया गया था 2015-16 में, 2015-16 में इसको एबॉलिश कर दिया गया था। इट वाज लेविड ऑन द नेट वेल्थ, नेट वेल्थ इस पे किया जाता था, एबव द थ्रेशोल्ड, रिप्लेस्ड बाय द हाई सरचार्ज ऑन द सुपर रिच। अब आइए यहां पर एक सवाल, तो इसको कौन रिप्लेस किया भाई साहब? तो सरचार्ज। हम बताए थे कि सरचार्ज क्या है? वैसे व्यक्ति होते हैं जिनका इनकम जो होता है क्या होता है, 50 लाख से महीना का ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा वेल्थ होता है, तो उनको उनके ऊपर ही वेल्थ टैक्स लगता था। तो उनको बोलिया कि आप वेल्थ टैक्स मत दीजिए, इसको एबॉलिश कर दिया 15-16 में, और बोला कि आप लोग क्या करिए, आप लोग सरचार्ज दीजिए, यानी कुछ 10% 12% अपने जो कमाई है उसका जो सरकार को डोनेट करिए। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कौन किया? ऐसा सवाल आ सकता है, तो कौन किया? तो सरचार्ज किया। कैपिटल गेन टैक्स, यही पढ़ना था आप लोगों को, यहीं से सवाल फंसता है, ध्यान से समझिएगा। कैपिटल गेन टैक्स यानी कैपिटल, आपको कितना आपके पास धन राशि जमा हो रहा है उस पे आपको टैक्स देना होगा। जिस तरह से चाहे तो आप धन राशि के जमीन के फॉर्म में और घर के फॉर्म में, या फिर इक्विटी शेयर, या ये आपका डिविडेंड, इसके फॉर्म में भी हो सकता है। तो ध्यान देंगे, कैपिटल गेन टैक्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल यानी धन, सोना, गाड़ी और घोड़ा से नहीं तोलते हैं, उसमें शेयर भी आता है, इक्विटी भी आता है, तो उससे हम लोग उस नजरिए से भी देखेंगे। चलिए, होल्डिंग पीरियड। अब क्या होता है? दो तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोनों में से दोनों को समझिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसे पूछ देगा तो बाव जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आना ही आना है, सवाल कहीं नहीं जाएगा टैक्सेशन की इन सब के अलावा। वो सब अब नहीं पूछेगा, कौन नहीं बता देगा कि पर्सनल टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, मैट क्या है, सब साफ साफ क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है, तो उसको सबको पता चल जाएगा कि डिविडेंड के लिए है, ये पर्सनल इनकम के लिए, कॉर्पोरेट कंपनी के लिए है, मैट के लिए मिनिमम है, तो वो सब चीज सबको पता है, कमीशन को पता है कि आप सब बता दोगे, तो यहां पर फंसाएगा। कैसे फंसाएगा समझो, हमने क्या कहा कि कैपिटल गेन टैक्स शेयर, इक्विटी और घर तीनों पे होता है।
ठीक है, तो यानी आपके पास धन राशि है, कैपिटल है। तो आइए भाई समझिए होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए। पहला शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को समझो। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, कुछ कम होगा। लॉन्ग टर्म में आइए समझिए, शॉर्ट टर्म में लेस देन 12 मंथ, 12 महीना से कम। क्या, लिस्टेड शेयर। लिस्टेड शेयर ऐसा ना है कि शेयर ऐसे ही जाके पान के दुकान का शेयर खरीद लिए हैं आप, चौरसिया पान भंडार का, तो उसका नहीं, वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो लिस्टेड शेयर आप खरीदते हो जो शेयर आपने 12 महीने से कम रखा हो, एग्जैक्ट 12 महीने से कम, वो क्या आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म में। और अगर आपके पास कोई मकान है या सोना है जिसको आपने 36 महीना से यानी 3 साल तक, 3 साल से ज्यादा नहीं, 3 साल तक या 3 साल से कम आपके पास हो, तो पहला बात, अगर आपके पास कोई लिस्टेड शेयर हो स्टॉक मार्केट का 12 महीने से कम हो, या आपका घर, सोना, मकान, ये सब क्या हो, 3 साल से कम हो, तो ये क्या होगा, तो 15% फॉर द लिस्टेड इक्विटी शेयर। आपको कितना देना होगा टैक्स रेट, 15। कब, बेचते समय, जब आप उसको सेल करोगे तब आपको देना पड़ेगा 15%, ठीक है। क्या है ये, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बेनिफिट नॉट अलाउड, यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एग्जम्पशन अवेलेबल, लिमिटेड, लिमिटेड रहता है एग्जम्पशन, इसमें से आप सेलिंग शेयर विद इन 6 मंथ, इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया, 6 महीना के अंदर आपने क्या किया है, शेयर को अपना बेच दिया है। अब आइए लॉन्ग टर्म को समझिए, मोर देन 12 महीना, क्या शेयर, कौन सा शेयर, जो लिस्टेड कंपनी का शेयर है वो आपका 12 महीना से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। और घर मोर देन 36 मंथ यानी 3 साल से ज्यादा आ गया तो गोल्ड भी वो आपके किस में आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। 10% ऑन द गेन एक्सीडिंग 1 लाख रुपी फॉर इक्विटी, ठीक है, यानी आपको कितना देना पड़ेगा, 10% ऑन गेन, गेन पे देना होगा, 10% आपको जो उस पे फायदा होगा। अलाउड फॉर नॉन इक्विटी एसेट्स, नॉन इक्विटी एसेट्स, ये नॉन इक्विटी एसेट्स के लिए अलाउ किया जाता है। मोर एग्जाम्पशन अंडर द सेक्शन लाइक 54, इसमें एग्जाम्पशन कुछ कुछ मिलता है। तो आप लोगों को मोटा मोटी ये वाला पोर्शन को अच्छे से समझना था। ये सब यूपीएससी के लिए डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं, बहुत समय किल करेगा, उसमें आर्टिकल फार्टिकल बहुत सारा बताना पड़ता है। तो ये वाला मेन था आप लोग के मुद्दा, 12 साल से कम, 12 महीना से कम, 12 महीना से ज्यादा। सेलिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर 4 साल, 4 साल के बाद घर आप बेचिएगा तो आपको 10% उस पर, जो भी 5 लाख 10 लाख एक्स्ट्रा हुआ तो उस पर आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ये क्या है, एक्साइज ड्यूटी, जो कि अभी जीएसटी के अंदर इसको सबमर्ज कर दिया गया है। टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड विद इन इंडिया, अपनी जो भी गुड्स इंडिया में बना रहे हो उस पे आपको एक्साइज ड्यूटी देना होगा। यानी क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, यानी सामान पे टैक्स, याद करो सामान पे टैक्स। इट इज प्रीवियंट लेविड ऑन ऑल मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहल एंड पेट्रोलियम। याद रखिएगा, आपको एक्साइज ड्यूटी किस पे नहीं लगता है, एक्सेप्ट अल्कोहल और पेट्रोलियम पे। लेकिन करेंट स्टेटस क्या है, नाउ एप्लीकेशन ऑन द सेलेक्ट आइटम्स लाइक पेट्रोल, लीकर एंड टोबैको आउटसाइड जीएसटी, यानी ये सब क्या है, जीएसटी से बाहर है। कौन कौन, पेट्रोल, लीकर एंड टोबैको, है ना, सब चिल्लाते रहता है पेट्रोल पे लगा दीजिए, तो उस समय भी अल्कोहल और पेट्रोल पे नहीं लगता था। आज भी जब जीएसटी में इंक्लूड हो गया है, कौन, आपको ये एक्साइज ड्यूटी अभी भी ये नहीं लगता है पेट्रोल, लीकर और टोबैको पे, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या है, टैक्स ऑन गुड इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जो गुड्स हम लोग भारत से इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं उस पे क्या लगता है, हम लोग को कस्टम ड्यूटी लगता है। ये क्या, क्यों, किस वजह से लगाया जाता है भाई साहब, तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी इंडस्ट्री को। मान लीजिए आपको यहाँ पर टैक्स कम रहेगा तो क्या करिएगा, आप बाहर भेज दीजिएगा, विदेश में सामान भेज दीजिएगा, तो यहाँ क्या होगा, लोकल इंडस्ट्री यहाँ पर हैम्पर करेगा, लोकल पीपल हैम्पर करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जूता बनाया गया, एकदम चमरखानी जूता, और सब कोई भेज दिया रसिया, तो यहाँ का आदमी पहनला बिना मर जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया, इसको कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। सेफगार्ड ड्यूटी, ये सेफगार्ड करने के लिए, क्या सेफगार्ड करने के लिए, तो टू प्रिवेंट द सीरियस इंजरी टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यू टू इंक्रीज इंपोर्ट्स, इसको भी लगाया जाता है, क्या करने के लिए, सीरियस क्या करता जाता है, प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इंपोर्ट, इंपोर्ट को जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था उसको घटाने के लिए। वही एग्जांपल, मान लीजिए जूता बहुत सारा बना, उसको आप भेज दिए तो क्या हो गया, वहां पर दिक्कत हो जाएगा यहाँ के लोगों को, सेफगार्ड करने के लिए, अपने यहाँ प्रोडक्ट का सेफगार्ड करने के लिए, तो ये सब प्रोडक्ट को ऊपर लगाया जाता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी टू काउंटर द सब्सिडीज प्रोवाइडिंग बाय एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू देयर एक्सपोर्टर। अब देखिए इस बात को समझिए, मान लीजिए
चाइना एक चावल बना रही है, ठीक है, वो चावल क्या हो गया, उसको उगाने के लिए चाइना ने क्या किया, सब्सिडी दिया। मान लीजिए किसानों को 15% सब्सिडी दिया कि जाइए फर्टिलाइजर पे हम सब्सिडी देते हैं, चावल को उगाइए, और उगा उगा के भारत भेजा गया। उसमें क्या है, उसमें चाइना का गवर्नमेंट का हाथ है, क्या करने के लिए, कि भारत के मार्केट को खराब करने के लिए। यहां पर अपना सब सामान भेज देगा और उसमें चाइना क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है, किसको, अपने किसानों को, कि आप लोग फर्टिलाइजर बनाइए बढ़िया बढ़िया और भारत में इसको भेजिए चावल को बना बनाकर, जिससे भारत का मोनोपोली डाउन हो जाएगा, यहाँ का लोग चाइना के ऊपर निर्धारित हो जाएंगे कि चाइना के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो गए। तो इसी को काउंटर करने के लिए भारत क्या लगाता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर करता है, यानी उसके प्रोडक्ट को काउंटर करता है, ठीक है। क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इंडियन प्रोड्यूसर। भाई फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं ना रह जाएगा, वो मान लीजिए 15% सब्सिडी देकर के चावल उगा रहा है, वो 100 रुपए किलो आके बेचेगा, तो भारत तो यहाँ सब्सिडी इतना ज्यादा नहीं है किसानों को, तो यहाँ पर किसान क्या हो जाएंगे, किसान जिसको 120 रुपए 125 रुपए उन लोग को खाली उपजाऊ पड़ रहा है, तो बेचेगा 140 में ना, तो 40 रुपए का डिफरेंस हो जाएगा, तो काउंटर फिल नहीं होगा, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी समझिए, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए चाइना वहां पर क्या किया कि 100 रुपया का बल्ब बनाया, ठीक है, 100 रुपया का बल्ब बनाया, लेकिन वो 60 रुपए में भारत में पूरा बेच रहा है, डंप कर रहा है, भारत में नहीं पूरे एशियन कंट्री अफ्रीकन कंट्री में बेच रहा है, और उसके बाद यहाँ के लोगों को आदत लगा करके, जैसे जियो शुरू में आदत लगाया, एंटी डंप किया, जियो भी पूरे फ्री में दे करके, फिर अब देखिए रिचार्ज महंगा कर दिया, उसका देखा देखी सब महंगा कर दिया। तो इसी तरह से एंटी डंपिंग होता है, क्या होता है कि अ ड्यूटी इम्पोज्ड व्हेन फॉरेन गुड्स आर सोल्ड इन इंडिया बिलो देयर नॉर्मल वैल्यू, बताया ना 100 रुपया का बल्ब था, लेकिन 60 रुपया में बेच करके क्या कर दिया, यहाँ के लोगों को आदत लगा दिया, उसके बाद फिर यहाँ का जो प्रोडक्ट था, अब उसको लोग नहीं खरीदेंगे, अब उसी को अब वो बेचेगा 80 में भी, तो क्योंकि आदत लग चुका है ना, आदत जब लग जाता है तो लोग फिर रेट नहीं देखता है, तो फिर रेट नहीं देखेगा कोई। फिर आइए, तो ये पर्पस था इसका, प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम अनफेयर प्राइस कंपटीशन, फिर अनफेयर प्राइस कंपटीशन हो जाता है, तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी खींचे हैं, पूरी चीज को तो बकाने नहीं है, जहां जहां सवाल बनने का जगह था, देखो टॉपिक भाई सब कवर किए हैं। अब समझोगे कि सर आप पूरा एकदम चाप के पढ़ाइए, एकदम खतरनाक, एकदम डिटेल में रुक रुक के कहो एग्जाम्पल देकर के, तो जरूरत नहीं है, इसको खींचना है ही। बस क्या है कि जब नोट्स देंगे तो नोट्स को पढ़ लेना है, और इसके बाद सुना सुना सा रहेगा, एग्जांपल पढ़ा हुआ रहेगा तो काम आ जाएगा। आप बोलेंगे सर जीएसटी का छोड़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट हम क्या करेंगे, एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहां से कैस्केडिंग इफेक्ट से सवाल बढ़िया से आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे और आप लोग को बात को समझाएंगे। देखिए हम लोग का इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल में आप देखिए इस तरह से पोस्ट हम लोग को इसमें अपलोड किया जाता है, तो हर एक पोस्ट को इसमें अपलोड किया जाता है, जितना भी करंट अफेयर न्यूज़ है, और ये हम लोग का क्या है, प्लेलिस्ट है, इसको प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, साइंस एंड टेक, बैंकिंग, इसमें सब कुछ को टीचर लोग पढ़ा रहे हैं और हम भी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जाकर के विजिट करिए, और किसी तरह का समस्या हो तो कॉन्टैक्ट करिए, इस पर फ़ोन करिए और हम लोग को कॉन्टैक्ट करके, और इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर डाउट रहेगा, और हमारे इस वेबसाइट को विजिट करिए, और विजिट करके वहां पर आप लोग कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो समझे ये चैप्टर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बस ओवरव्यू कराया है, ताकि आप लोग को इसमें ज्यादा लेंदी नहीं था, इसको पढ़ाने के लिए क्या था भाई, बैठ के माठा महित रहो 2-3 घंटा तक, तो कोई जरूरत नहीं है। टैक्सेशन में बस जानना जरूरी है कि डायरेक्ट टैक्स कौन है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन टैक्स लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगा सकती है, कौन कौन सा टैक्स जो है, ये जितना इनडायरेक्ट टैक्स में आप लोग को हम बताएं, इनडायरेक्ट टैक्स को भी इंपॉर्टेंट देना है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी और कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से इसको हम लोग करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी सवाल ना छूटे, और किसी तरह का डाउट हो आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करिए, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। खुद को गर्मी में हाइड्रेटेड रखना है बढ़िया से, ज़्यादा आलतू फालतू काम नहीं करना है, आराम से बढ़िया से स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड द वेरी वेरी थैंक यू टू यू ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।